हाँ जी बच्चों, 12th का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। तो अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, थोड़ी सी भी गुस्ताखी बरती आपने तो चैप्टर उड़ जाएगा, है ना। तो बहुत अलर्ट होके करेंगे, सब लोग अलर्ट होके करेंगे, हर रोज रिवाइज करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, जो सबसे मेन वर्ड है चैप्टर का वो है सेमीकंडक्टर। 3 वर्ड, 2 वर्ड आपने पहले सुन रखे हैं, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर होता है, और एक इंसुलेटर। बताएं क्या जानते हैं इनके बारे में, आप बताएं। हम्म, हाँ हाँ जी बेटा, जैसे हाँ वो तो रहेंगे, ठीक है। देखो आप, कंडक्टर, यहाँ पे जो कंडक्शन की बात हो रही है वो करंट के रिस्पेक्ट में हो रही है। कंडक्शन आपका हीट का भी रहता है, बट इस चैप्टर में हम करंट की बात कर रहे हैं। तो जो अच्छा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, कॉपर वायर। आप इंसुलेटर आपका करंट को कंडक्ट नहीं करता है, एग्जाम्पल है ना, वुड, प्लास्टिक, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर है इसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है ना। कहने का मतलब इंटरमीडिएट कंडक्शन है, बहुत कम कंडक्शन भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंडक्शन। कंडक्टर इजीली कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर का इंटरमीडिएट कंडक्शन होता है, इन दोनों के बीच की कोई तो सिचुएशन है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है सेमीकंडक्टर की, अगर आपको ध्यान हो किसी को। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पूरा जो टॉपिक है, पूरी जो फील्ड है, वो 1920s के बाद डेवलप हुआ है। तो आपका सारा आईटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मोबाइल, पूरा आईटी सेक्टर इसी पे बेस्ड है। जो आपके मोबाइल के अंदर जो चिप होती है ना, सारी चिप वो सेमीकंडक्टर्स होती है। तो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, आपका मोबाइल, कंप्यूटर, सब सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है, बेस्ड है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, आईटी सेक्टर में आप लिख सकते हैं इसमें मोबाइल, कंप्यूटर। एक एग्जांपल है इसका एलईडी लाइट। एक होती है आपकी कन्वेंशनल लाइट, एक होती है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, आप नोट भी कर लें बेशक, लाइट एमिटिंग डायोड। जो डायोड वर्ड है वो आपका सेमीकंडक्टर का एक बहुत बेसिक सा कंपोनेंट है। डायोड, डायोड इज अ सेमीकंडक्टर, ये आप मान सकते हैं। जो आपका कन्वेंशनल बल्ब है, फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट का बल्ब है, और एक एलईडी बल्ब है 20 वोल्ट का है, आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट सेम रोशनी करते हैं। ऐसा क्यों? वो 100 वोल्ट यूज कर रहा है, ये 20 वोल्ट यूज कर रहा है, और लाइट सेम दे रहा है। वो 100 वोल्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है, मतलब कि 80 वोल्ट तो आपका हीट में चला गया, 20 वोल्ट की लाइट बनी। बट एलईडी जो है वो अगर 20 वोल्ट का है उसके ऊपर रेटिंग, तो 17, 16, 17, 18 इतनी लाइट देता है, और 2 वोल्ट की आपकी हीट जनरेट करता है, एफिशिएंट ज्यादा है। तो वो भी आपका सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। ये 2 मेन एप्लीकेशन आप याद कर सकते हैं इसकी, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड आपका लाइट है, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे बेस्ड है। आगे बढ़े। हाँ जी, यार लाइट एमिटिंग डायोड एप्लीकेशन हल्का सा आइडिया दिया मैंने, है ना। जहां बताना होगा मैं अपने आप एम्फेसाइज कर दूंगा। नेक्स्ट इज मेन ingredient of semi
मेन इनग्रेडिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर चिप्स में जो मेन यूज होता है आपका वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन में ऐसी क्या खास बात है कि सेमीकंडक्टर होता है, वो देखते हैं। आप कोई मेटल का नाम बताएं। सोडियम, हालांकि सोडियम को हम ऐसे वायर्स में यूज नहीं करते हैं। और कोई बताएं, आयरन बताएं। आयरन, आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक होता है, ऐसा होता है ना। आपका जो आयन बनता है Fe2+ बनता है, शायद Fe2+, Fe3+। तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो, ऐसा कुछ रहता है। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, क्लोरीन की बात बताएं। क्लोरीन में 7 होते हैं, तो निकाल तो सकता ही नहीं है, ले सकता है ना। क्लोरीन C- बनता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और आपका जो आयरन है या जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि वैलेंस में 1, 2 या 3 है, आसानी से निकाल सकता है और वो ले सकता है। लेकिन जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में देखें आप, सिलिकॉन का नंबर है 14, एटॉमिक नंबर इज 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284। हालांकि अब आप एसपीडीएफ में करते होंगे, बट ये उसकी प्रिमिटिव स्टेज है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है। अब 4 लेना भी डिफिकल्ट है और 4 देना भी डिफिकल्ट है। तो ना तो ये वहां लाई करता है ना यहां लाई करता है, इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे भी नहीं सकता है और ले भी नहीं सकता है। तो कंडक्शन इसका बीच का रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका मेन इंग्रेडिएंट सेमीकंडक्टर्स का क्या है, सिलिकॉन है। इसके बाद देखते हैं, आप लिख लें पहले एक बार एग्जांपल लिख लें कि जो मेटल्स हैं अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकालना आसान होता है। और नॉन मेटल्स जनरली इंसुलेटर होते हैं। ये आपके कंडक्टर होते हैं। दक्ष लिखेंगे नहीं, दिखाए नोटबुक, घर रह गई हुई। हाँ, सीक्वेंस से, ठीक ठीक, गुड। सीक्वेंस इज अप्रोप्रिएट, प्रिडिक्टेबल। कल आप दिखा देंगे, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सिलिकॉन आपने बताया कि मेन कंपोनेंट है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी बेटा। जर्मेनियम तो यूज होता ही होता है ना। जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें जर्मेनियम यूज होता है, उस ग्रुप के नीचे वाले और पार्टिकल्स यूज होते हैं। कार्बन नहीं होता है ना। उसकी अलग प्रॉपर्टी जो बात करेंगे। सिलिकॉन ये ऐसे आपका बॉन्डेड है, यहां पे इस सिलिकॉन ने ये बॉन्ड बना रखे हैं एट टी इक्वल टू, हाँ जी बच्चे आवाज नहीं करेंगे, टी इक्वल टू 0 केल्विन पे सिलिकॉन के सारे बॉन्ड इंटैक्ट हैं, ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट। ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इस सिस्टम को एनर्जी मिलेगी और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से बाउंड रहे और दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए।
ये वाला आपका क्या है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक निकल गया बाहर, एक वहां पे रह गया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है पीछे वैकेंसी छोड़ गया, जो वैकेंसी छोड़ गया है उस वैकेंसी को आप बोलते हैं होल। ये जो यहां पे इसके निकल जाने से वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को ही आप बोलते हैं होल। आप जब डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। अगर बाहर से आप बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। फिर आपका कॉपर वायर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, आपने बैटरी लगाई और वो फ्लो करने शुरू कर गए। तो यहाँ पे भी जब आप एक बाहर से बैटरी लगाएंगे तो उस बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, आपका कंडक्शन होगा। ठीक बात है, क्या करें, देखो फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप क्या करेंगे, जैसे एक तार है, अगर तांबे की तार है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडम मोशन रहता है उनका, वो नेट मोशन वहीं पे रहेगा। आप बाहर से बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का एक फील्ड बनता है, उस फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं और फ्लो करने के कारण से वो करंट बनता है। बैटरी लगाने का मतलब है बाहर से आपने कोई फोर्स लगाई है टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। अब एक बात बताएं, जैसे ये बेंच खाली है अभी यहाँ पे, है ना, वैकेंसी है, दिस वैकेंसी इज कोल्ड होल। ये मान लें इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आगे शिफ्ट हो तो इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आएगा तो होल पीछे मूव कर गया, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल। होल की मूवमेंट आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन आगे आएगा तो होल पीछे जाएगा, आप ये नोट करें। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to the direction of, क्या लिखा है मैंने पहले, इलेक्ट्रॉन ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल। ठीक है इतना। तो आपका इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट आपस में जुड़ा हुआ है और उसी के कारण आपका करंट फ्लो होता है। हाँ जी बताएं। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला, बात सुने आप। आपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सारे बोन इंटेक्ट थे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, आप भले ही बैटरी लगा लें करंट फ्लो नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी मिली, कुछ बोन्स ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। अब जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए हैं उसके ऊपर बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी आ जाएगा। देखो आप होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके 1 लाख बॉन्ड है, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ 1000 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स आपके अब फ्री हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐसा हो सकता है जो फ्री है वापस बाउंड हो जाए तो होल को फिल कर देगा, जहां फिल करेगा कहीं और भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी क्रिएट होती रहेगी, अब फील्ड लगा देंगे तो वो लाइन से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और होल पीछे मूव करेगा। जैसे वो बच्चा आगे शिफ्ट हो तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है और होल पीछे शिफ्ट कर रहा है। ठीक, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। टेम्परेचर कम करेंगे तो बोन्स आपके दोबारा प्लेस में आ जाएंगे और कंडक्शन कम हो जाएगा। क्या करें, हाँ वैकेंसी को ही होल बोलते हैं, उस खालीपन को ही होल बोलेंगे। हम्म, हाँ हाँ 10, देखो ऐसा है, ऐसा है, बात सुनो आप, सुनो मेरी बात सुनो।
अगर आप आवाज नहीं करेंगे, अगर सारी क्लास के सारे बेंच भरे हों तो क्या मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं है। अगर मान लो बेंच खाली है, जितने ज्यादा होल होंगे आपके मूवमेंट, आपकी चॉइसेस हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, तो जितने होल्स क्रिएट हो जाएंगे उतने कंडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, क्या इंसुलेटर में एक भी होल नहीं होता है ना, तभी वो कंडक्शन नहीं करता। नेक्स्ट आपका, इसी को हम पढ़ेंगे बैंड एनर्जी थ्योरी के ऊपर बेस्ड। अभी जो कंडक्शन था आपका तीनों केस का, उसको बैंड एनर्जी थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर एक एटम आपका आइसोलेशन में है, आइसोलेशन का मतलब है किसी और एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसके आसपास नहीं है, अगर आसपास कोई दूसरा एटम नहीं है तो सेकंड लेवल में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स will have specific एनर्जी। लेकिन जब आपका एटम आइसोलेशन में ना आके, फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करें, अगर गैस है तो फिर भी मान सकते हैं कि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, दूर दूर पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर सॉलिड होगा तो पास में होंगे पार्टिकल्स आपके एटम्स के। अगर आइसोलेशन में नहीं है, सॉलिड है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा एटम भी पास में ही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर पास में आ गए हैं। आपने एक सवाल किया था चैप्टर नंबर 2 में, अगर लेट से 4 पार्टिकल हैं चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सवाल ध्यान है, 4 चार्जेस को आपने अरेंज किया था, तो आपने क्या किया था, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी काउंट की थी। 6 पेयर बने थे आपके, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। जब ये दो एटम्स पास में आ जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन की जो इस शेल में होने के कारण एक स्पेसिफिक एनर्जी थी, अब उस एनर्जी में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी सबसे इंटरेक्ट करेगा, और एनर्जी का एक उसका अलग एक्सप्रेशन बनेगा, सबसे इंटरेक्ट करेगा। अब दूसरा पार्टिकल जो कि यहाँ पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी तुलना में, ये पार्टिकल 1 मान लो और ये दूसरा मान लो, इन 1 और 2 की एनर्जी डिफरेंट होगी, भले ही दोनों सेकंड शेल में लाई कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस नहीं था, दोनों अगर सेकंड लेवल में हैं तो उनकी एनर्जी सेम थी, लेकिन यहां पर सेम शेल में होने के बावजूद एनर्जी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती, एक रेंज में होती है ना, एनर्जी of electrons is not specific but lie in a range। एक ही पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूं कि जब आपका एटम आइसोलेशन में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेसिफिक हो सकती है, बट
जब वो सॉलिड स्टेट में है, आपस में इंटरेक्ट कर रहा है पास वाले पार्टिकल्स के साथ, तो उसकी एनर्जी स्पेसिफिक नहीं है, एक रेंज ऑफ एनर्जी के बीच में लाई करेगा। लिखवाऊंगा इस बात को, लिखेंगे। इन आइसोलेशन, in isolation electron have a specific energy, electron have a specific energy. For example, electrons lying in second level, electrons lying in second level will have exactly same energy. Second level will have exactly same energy. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बनाएंगे, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, but in case of solids, when nearby atoms exist, when nearby atoms exist, potential energy comes into picture. Potential energy comes into picture. And total energy of electron, total energy of electron is not specific, ब्रैकेट में depends upon its location, depends upon its, एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगला पॉइंट लिख लेंगे इसमें बुलेट पॉइंट में, क्या, इन दिस केस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन अ रेंज, लाइज इन अ रेंज, एक रेंज में लाई करती है। अगर मैं एनर्जी का प्रोफाइल बनाऊंगा, ये एनर्जी का प्रोफाइल है, तो आप मान लें कि ये रेंज है, कहने का मतलब ये जीरो एनर्जी है और यहाँ पे जो भी एनर्जी है, इस एनर्जी रेंज में आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रहेगी, ये आपकी एनर्जी रेंज है। ठीक है, अब ये बताएं, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्या सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर रहेगी? क्या सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर रहेगी क्या? आप ये बताएं, अगर इस रूम में गैस पार्टिकल्स हैं, सारे आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्या सबकी एनर्जी बराबर है? नहीं है, है ना, बहुत कम स्पीड के पार्टिकल भी, बहुत हाई स्पीड के पार्टिकल भी हैं। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, उनका आपस में कोलिजन होता रहेगा लगातार, तो सारे पार्टिकल्स की सेम स्पीड नहीं होगी, सेम स्पीड नहीं होगी, सेम एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब ये वाले जो बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, उनकी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं थी। सिमिलरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी भी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने जो बात की थी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंड हैं, अभी फ्री नहीं हुए हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, बल्कि एक रेंज है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, उनकी भी कोई फिक्स स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, उनकी भी एक रेंज ऑफ एनर्जी है ना। अगला बुलेट पॉइंट बनाया आप, सिमिलरली free electrons also don't have a specific energy, do not have specific energy, and lies in a range, and lies in a range. ये देखें आप, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बाउंड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी?
ज्यादा फ्री है वो, है ना। ये एनर्जी रेंज है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की, और ये एनर्जी रेंज है आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वाली इस पूरे बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इस बैंड को बोलते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, यहां तक क्लियर है। अभी हमने बैंड एनर्जी थ्योरी पढ़ी है, इसको इस्तेमाल करके कैसे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को एक्सप्लेन करेंगे, वो देखते हैं अभी। बाउंड यार, इसके साथ बाउंड है। हाँ। हम्म, वही तो बता रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है, पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे सेम शेल में थे, तो सेम एनर्जी थी, स्पेसिफिक एनर्जी थी। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि एक एक रेंज में रहेगी। वो रेंज आपकी ये है। जब इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, एक रेंज में लाई करेगी। हाँ हाँ हाँ। सिमिलरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी स्पेसिफिक नहीं है, एक रेंज के अंदर रहेगी। क्या करें? इलेक्ट्रॉन की रेंज का मतलब समझो पहले क्या है ये, मेरी बात सुनो। हाँ भाई, तो रेंज अलग नहीं होती, एनर्जी अलग होती है, उस रेंज में लाई करती है। अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल, मैं आप सब बच्चों का प्रोफाइल बनाना शुरू करूं कि भैया ये वाले बच्चे मेरे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ इस स्पेस में यहाँ इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, ये तो सिर्फ एक उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। फिर मैं अपने बोर्ड वाले बच्चों का जो अच्छे नंबर ला सकते हैं उनका एक गैप बनाऊंगा। वो रेंज का मतलब ऐसा नहीं कि सबके 90% आएंगे, बट हाँ 85 टू 95 का एक रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं बैंड एनर्जी थ्योरी थी ये सेमी कंडक्टर और उसमें कैसे वर्क करती है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करें आप, जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप ईजी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्या, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का की एक रेंज है, सॉरी वैलेंस बैंड के जो आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनकी एक रेंज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक रेंज है। इस रेंज के बीच में एक पूरा स्पेक्ट्रम बचा है एनर्जी का, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कहने का मतलब है या तो एनर्जी इस लेवल तक की होगी, फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे लाई नहीं कर सकता, सीधा अगले बैंड में मिलेगा आपको। एक एनर्जी का पूरा गैप है। ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, एनर्जी गैप इज जीरो इन केस ऑफ कंडक्टर। ओवरलैप कर रहा है। सेमी कंडक्टर में ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप ई जी।
वैलेंस बैंड, यहां पे जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। देखिए आप होता क्या है, जो आपका रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाउंड था और फ्री हो गया है ना। इस केस में ये गैप बहुत कम है तो वो एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। यहां पे वो गैप बहुत ज्यादा है। बाउंड जो आप कह रहे थे ना अभी, कोई कोई होल नहीं होता क्या, वो बाउंड से कंडक्शन जाने में आपको बहुत एनर्जी लगेगी, है ना, बाउंड से फ्री होने में बहुत एनर्जी लगेगी। इसलिए वो एनर्जी आपकी रूम टेम्परेचर पर या फिर इजीली अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री तो आपकी कंडक्शन नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, मीडियम बनाए मतलब? हजार एक सौ बोलेगा। हाँ, वो तो फिर मटेरियल अलग होगा ना। आप चीजों को मिक्स मत करो, सिंप्लीफाई जो बता रहा हूँ पहले वो पकड़ो, उसके बाद आप डाउट लेना। यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना मुश्किल है, कुल मिला के उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में सब पॉसिबल है। नोट कर लें। क्या? हाँ, रेंज एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, शायद यहाँ पे सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है एनर्जी गैप जो है। आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म कर लेना इसको। आगे बढ़े। अकिल डन। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सिलिकॉन होता है। प्योर सिलिकॉन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, और आपका कंडक्शन हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या है, जैसे प्योर सिलिकॉन हो। एक्सट्रिंसिक आपका प्योर नहीं होता, इसमें होती है डोपिंग, मिलावट। आपकी दो तरह की डोपिंग है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में आप
ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एन टाइप में आप पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी एग्जाम्पल फॉस्फोरस ऐड करते हो। और जो डोपिंग का रेशियो है, ये रेशियो होता है 1:10⁶। देख ले क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्योर सिलिकॉन है, उसमें आप एक सिलिकॉन एटम को हटा के अगर एक फॉस्फोरस सॉरी एल्यूमिनियम एटम लगा दें, तो आपने 1 मिलियन मतलब 10 लाख आपके सिलिकॉन एटम थे, उन 10 लाख में से एक को रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम से, यहां पे एक रिप्लेस किया है फॉस्फोरस से, पेंटावेलेंट। एल्यूमिनियम के आपको पता है वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहां पे लिख लें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके 3 बॉन्ड बन पाएंगे। सिलिकॉन के 4 बॉन्ड बनते हैं, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही बॉन्ड बन पाएंगे, तो एक जगह वैकेंसी रह गई, उसको आप कहेंगे 1 होल। पेंटावेलेंट में क्या होगा, पेंटावेलेंट आपका एन टाइप है, हाँ, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। हाँ जी, बताऊंगा सारी बात आपको। यहां पे देखिए आप, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम था, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए, तो यहां पे आपका एक वैकेंसी बच गई, वो होल बच गया। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सिलिकॉन फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ये आपके बॉन्ड बन जाएंगे 4 और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। यहां पे 3 बॉन्ड बने थे और ये आपका एक होल बच गया है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला क्लास में अगर बेंचेस खाली हैं, तो आप अगर मैं कोई गेम करें हम जिसमें आपको बेंच शिफ्ट करना है, तो बहुत सारे बेंच शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कंडक्शन बढ़ाना, कैसे भी करके आपके या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं या आपके होल्स बढ़ जाएं, कंडक्शन बढ़ जाएगा। इम्प्योरिटी ऐड करने का यही मतलब है। नोट करें फटाफट इसको। क्या? ना, ऐसा नहीं है, बस ज्यादा नंबर हो गया तो कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा। नोट करें इसको फटाफट। क्या? अगर सारी सीट भरी हुई हैं और फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए हैं, है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो मोशन हो गया। अगर बहुत सारे आपके पास वैकेंसी हैं, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनके पास शिफ्ट करने की जगह ज्यादा हो गई, तो कंडक्शन बढ़ गया। तो आइदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं या फिर आपके होल बढ़ जाएं, दोनों केस में आपके कंडक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कैसे? नहीं, हीट का तो अलग केस है, आप सिंपल इतना समझें कि होल्स का मतलब है वैकेंसी, और वैकेंसी है तो आपकी शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। यहां पे इस एटम को आप बोलते हैं डोनर एटम। जो इंप्योरिटी है उसको आप बोलते हैं डोनर एटम। क्यों बोला?
क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और यहां पर इसको बोलते हैं आप एक्सेप्टर एटम। आसान सीक्वेंस है अश्विनी, ठीक है। सेमीकंडक्टर की एक खासियत और होती है, आप उसकी कंडक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? अगर इंसुलेटर है तो कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर है तो जितना कंडक्ट करना है करेगा ही करेगा। रेगुलेटिंग का मतलब है आप कितनी डोपिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कंडक्शन तय होगा। जैसे इस पंखे की स्पीड तय करनी है तो आपका रेगुलेटर है, तो यहाँ पे आप डोपिंग कितनी करेंगे उसके हिसाब से आपकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहीं नोट बना के लिख लें। क्या? conductivity of semiconductors can be regulated by changing amount of doping, by changing amount of doping। क्या? हाँ डेफिनेटली डिपेंड करेगा। तेरे को बात पता है, कंफर्म कर रहा था, वो बाद में कर ले फिर, कम से कम बाद में तो कर ले। नहीं तेरे को पता है कि ज्यादा एल्यूमिनियम आ गए तो होल्स ज्यादा हो जाएंगे। जो अभी हमने ये दोनों टाइप किए, इनको बैंड एनर्जी थियरी के हिसाब से कैसे डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। पता है मुझे। ये बताएं डोनर एटम किसमें था, पी टाइप में कि एन टाइप में? देखिए आप, अभी तक हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाया था। अब जो एटम ऐड किया है डोनर एटम, उसका एनर्जी लेवल कहीं यहां लाई करता है और एक्सेप्टर एटम का यहां लाई करता है। तो इससे क्या होगा, डोनर एटम का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां इजीली जंप कर सकता है। बहुत कम एनर्जी गैप है तो यहां से यहां जंप कर सकता है। कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है, तो कंडक्शन आसान हो जाएगा। यहां पे कैसे होगा, एक्सेप्टर एटम में यहां पे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, सुनेंगे ध्यान से, इस बैंड का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है। अगर वो बॉन्ड किसी तरीके से टूट के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाए तो यहां क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे डोनर एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, पांचवा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, वो यहां पे जंप कर गया तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है।
यहां पे वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड इंटैक्ट थे, अगर वो किसी भी कारण से टूटते हैं तो टूट के इलेक्ट्रॉन के पास जंप करने वाली हायर स्टेट बहुत नजदीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो पीछे होल बच जाएगा। नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए हैं, इस होल इंक्रीज होने से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इनके कारण भी आपका कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये पिछले वाली चीज का एक्सप्लेनेशन है बैंड एनर्जी थ्योरी के आधार। इतना ही करते हैं, थैंक यू।